नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ना जारी है और इसी के साथ जारी है कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन। इस आंदोलन के बीच आज एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच चर्चा होनी है और यह बातचीत 8वें दौर की है। ऐसे में उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा। पिछली बातचीत में सरकार किसानों की 2 बातें मान गई थी, लेकिन कानून वापसी समेत अन्य एक बात पर मंथन जारी है। ऐसे में इस बातचीत पर हर किसी की नजरें हैं और सरकार के साथ बातचीत करने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि आज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। सरकार को समझना चाहिए कि किसानों का आंदोलन दिल से है और कानून वापसी के बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कानून वापस ले, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, एमएसपी पर कानून बनाए। अगर किसानों की बात करें तो 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कह दी है। किसानों का कहना है कि हम किसी संशोधन नहीं बल्कि तीनों कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। अगर आज की चर्चा में सरकार नहीं मानती है तो गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की ओर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें कि दोपहर को 2 बजे एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच ये बातचीत होनी है। 8वें दौर की इस बातचीत के जरिए आंदोलन को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। बिजली बिल प्रदूषण के मामले पर सरकार ने हामी भर दी है, लेकिन एमएसपी और कानूनों की वापसी पर अभी भी सरकार नहीं मान रही है। ऐसे में इन्हीं 2 बिंदुओं पर आज की मुख्य रूप से चर्चा होनी है। करीब 61 लोग शहीद हुए इस आंदोलन में। कुछ ने सुसाइड करा है और कुछ लोग ऐसे। तो ये देखो कि सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो सह नहीं पाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की भावनाओं की कदर करे, इन बिलों को वापसी ले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, एमएसपी पे कानून बने। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता धर्मेंद्र मलिक जुड़ चुके हैं फोनलाइन के माध्यम से। मलिक साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल, आज की जो बातचीत है क्या उम्मीद नजर आ रही है? तो साहब को नमस्कार और धन्यवाद। देखिए, हम तो उम्मीद के साथ ही बैठे हैं जी। अब उम्मीद तो है और सकारात्मक वार्ता हो, एमएसपी पे सरकार आगे बढ़े। जिस तरह से पिछली बार चर्चा हुई थी एमएसपी पे, अगर वो बात आगे बढ़ती है तो समाधान होगा। और किसान भी देखो परेशान इतना है अब जी कि इतनी सर्दी है, बारिश है, तो किसान को तो हर घंटे से उम्मीद है। मतलब 4 तारीख को बड़ी आशा के साथ किसान देश का देख रहा है। जो फिजिकल रूप से वहां मौजूद नहीं है उनके भी फोन आते हैं कि भाई क्या समाधान होगा, लेकिन समाधान सरकार को निकालना है। तो अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि किसानों को कितना सीरियस लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ में लगातार तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं बहुत चौंकाने वाली तस्वीरें। लगातार ठंड है, बावजूद इसके जो किसान हैं उनसे उनके जो हौसले हैं वो गर्म नजर आ रहे हैं। ये जो इरादे हैं इसको सर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अब किसान भी अवसाद में है। 40 दिन हो चुके हैं, युवा पीढ़ी भी धरने पे मौजूद है और 50 से अधिक किसानों की डेथ होना। हमारे यहाँ 2 डेथ हुई गाजीपुर बॉर्डर पे। उस समय क्या स्थिति होती है, कैसा लगता है जब आदमी एक बीच से चला जाता है और उसके परिवार के जब लोग आते हैं तो उनसे नजरें नहीं मिलाई जाती और वो बड़े हौसले के साथ कहते हैं कि नहीं, हम किसान आंदोलन के साथ हैं। और 1 रुपए का कंपनसेशन आज तक किसी सरकार से मांगा नहीं किसी परिवार ने। तो मतलब अब थोड़ा सा किसानों के जो हौसले हैं, जो गर्माहट है, वो इस बात को भी लेके है कि क्या भारत सरकार हमको सुनना नहीं चाहती? ऐसे क्या काम, मतलब देखिए, आशंकाएं सरकार पैदा करती है। देश जो है इन बिल से पहले भी चल रहा था। कोई कृषि के ट्रेड में नया कुछ होने वाला नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जो किसान की बात करते हैं, इस बिल में कहीं भी एक बिल के नाम पे किसान लिख रहा हो तो आप बताओ। ये तो कृषि उपज के व्यापार के कानून है। तो किसानों को काफी रोज इस बात से है कि ऐसा आखिर बिल में क्या है कि सरकार बिल्कुल हमारे विरोध के बावजूद भी अड़ी हुई है कि बिल वापस नहीं करेंगे। तो इससे गर्माहट तो पैदा होती है।
जी बिल्कुल, लेकिन साथ में अगर एक बात और जानने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार चाहे बीजेपी के जरिए हम कोशिश करें बात समझने की या फिर सरकार की हम बात समझने की कोशिश करें, वो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों की जो मांगे हैं वो तो मान ली है, अब जिद पर अड़े हैं किसान। तो आखिरकार आपकी क्या कुछ मांगे हैं, ताकि जनता भी समझ सके कि वो कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर अभी भी विवाद है। नहीं, देखिए, जो हमारी मुख्य मांग है वो यही है। हमारी मुख्य मांग ये है कि एमएसपी कानून बने, जी बिल वापिस हो और सब मिल बैठ कर दोबारा एक ड्राफ्ट बनाए। बिल जी लेके ही आने हैं तो उसमें सबके हितों का ख्याल रखा जाए। बिल वापिस होकर दोबारा ड्राफ्ट बन सकता है। और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, जो सरकार खुद कहती है कि हमने लागू किया है उसको, तो अगर सरकार ने लागू किया है तो उसको वास्तविक रूप से लागू करे। A2FL जो फार्मूला चेंज किया है, हम C2+50 पे चाहते हैं। लेकिन मुख्य मांग हमारी पहले दिन से ही दो मांग रही है कि एमएसपी कानून बने, बिन बिलों को दोबारा बनाया जाए, ये बिल रिपील किए जी जाए। और वो जो छोटी छोटी दो बात सरकार कहती है उसमें, देखिए, पराली का इश्यू है। पराली पे आपराधिक श्रेणी में रखा गया था किसान को। जी तो किसान देश के लिए अन्न पैदा करता है तो वो अपराधी थोड़ा है। खेती बिल्कुल। करना अपराध हो गया क्या हिंदुस्तान में? तो वो पहले से ही गलत था, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। उस पे एक सहमति बनी है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो मतलब बिजली को भी अब बेचने की तैयारी है भारत सरकार की। जी कितना बड़ा स्ट्रक्चर हमारा है, कितने हमारे ग्रिड हैं, कितने खंभे हैं, कितने तार हैं, अब इसको भी निजी कंपनी के हवाले किया जा रहा है। तो हमारी आशंकाएं जो थी कि हमारी जो सब्सिडी, यानी कि कई बड़ी मांगे हैं जिसको लेकर अभी सरकार के सामने बातचीत होनी है और उसको लेकर सहमति बननी है। इसी को लेकर हम और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है संदीप चौधरी सर। और संदीप चौधरी, आज जो मुलाकात होनी है, आज की जो बैठक होनी है, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की इस मुलाकात के नतीजे हो सकते हैं? देखिए मोहित जी, जिस तरीके से लगभग 40 दिन हो चुके हैं, काफी किसानों की जान जा चुकी है, तो मैटर अब काफी सेंसिटिव हो सका है। और जब इतने लोगों की जान चली जाती है, इतने लोगों का बलिदान हो चुका होता है, तो वो आंदोलन में किसानों की तारीफ करूंगा कि इतने धैर्य और इतने संयम से ये आंदोलन अभी तक चल रहा है। अदरवाइज हमने देखे हैं बहुत सारे आंदोलन, एक दो लोगों की जान जाती है तो हिंसा हो जाती है, बसें जलने लगती है, देश और प्रदेश जलने लगते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी किसानों की कि जितने अच्छे तरीके से ये आंदोलन चला। अगर बात आती है मीटिंग की, आज होने वाली मीटिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ इस मीटिंग में निकल के सामने आएगा। जिस तरीके से पिछली मीटिंग में पराली वाला मुद्दा था और बिजली वाला मुद्दा था, वे कोई मुद्दे नहीं है किसानों के इतने बड़े, वे बिल्कुल नई चीज थी जो अभी स्टार्ट की थी। किसानों को उनसे परेशानी थी और सरकार ये चीजें भाप चुकी थी। लेकिन आप उनको इस तरीके से कहेंगे कि 50% मांगे हमने किसानों की मान ली है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी परिणाम आज की मीटिंग के बाद निकलने वाला है। चीज जो की तो टस की मस रहने वाली है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि तीनों जो बिल हैं, तीनों बिल रिजेक्ट कर दिए जाएं। और सरकार तीनों बिल को रिजेक्ट न करने की स्थिति में कहती है कि आप और बताइए दूसरी क्या समस्या है। तो जैसी पराली जैसी समस्याएं हैं, इन सब के लिए यह आंदोलन खड़ा नहीं हुआ है। यह आंदोलन खड़ा हुआ है एमएसपी को लेकर के, और जो जिस तरीके से ये 3 बिल लाए गए, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी आसानी से ये तीनों बिल वापस लेने के मूड में होगी। और जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे, तब तक मुझे ये नहीं लगता कि किसान इस आंदोलन को खत्म करेंगे। ये आने वाले रूप तो चेंज हो सकते हैं किसान आंदोलन के, लेकिन किसान आंदोलन बिना इस बिल के कैंसिल हुए खत्म नहीं होगा। साथ धर्मेंद्र मलिक हैं, किसान नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संदीप चौधरी सर, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि 40 दिन हो चुके हैं किसानों के इस आंदोलन को और 62 से ज्यादा लोगों की जो मौत हो चुकी है, 62 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। राकेश टिकैत ने भी बात कही। लगता क्या है कि क्या सरकार इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रही है या समझकर भी इसको अनसुना कर रही है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार ने पिछले कई आंदोलन देखे हैं मोहित जी, जिस तरीके से शाहीन बाग का आंदोलन था उसको डाइवर्ट कर दिया गया, इसी तरीके से और भी कई आंदोलन देश में खड़े होने चाहिए, लेकिन उनको डाइवर्ट कर दिया गया, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी किसी नाम पे। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है, इसमें सरकार खालिस्तान भी अड़ा के देख चुकी है, तब भी ये नहीं रुका। इसमें पाकिस्तान भी ला के देख चुकी है, तब भी नहीं रुका, क्योंकि ये किसानों का जेन्युइन मुद्दा है, किसानों की समस्याएं बड़ी हैं। तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा, जो अभी तक सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। मैं आपका रुख करना चाहूंगा, लगातार विपक्षी दलों का भी समर्थन किसानों को लगातार मिल रहा है। आपको डर नहीं है सर इसका सियासीकरण हो सकता है, इसका फायदा राजनीतिक दल उठा सकते हैं अपने अपने फायदे के लिए?
नहीं, राजनीतिक दल क्या फायदा उठाएंगे? फायदा तो भाई आंदोलन है, जो भी लाभ होगा किसान को मिलेगा। और सियासी दल की अगर मैं बात करूं तो क्यों नहीं आना चाहिए उन्हें? भाई वो वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसकी तो मजबूरी है। लेकिन सियासी दलों की बात करें तो अगर आज किसान के साथ नहीं खड़े होंगे तो उनको भी जूते लगेंगे जब वोट मांगने जाएंगे। और हर आंदोलन में होता ही है, चाहे कोई पार्टियां मन से है चाहे बेमन से है, उनको तो बोलना ही पड़ता है। कोई सियासी दल कोई कहीं आंदोलन में थोड़ा है, वो बयानबाजी और उसी तक सीमित है। लेकिन ये पूर्णतः किसानों का आंदोलन है। जिस तरह से अभी दूसरे जो संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हाँ, उन्होंने जो बात कही मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ जी। कि सरकार जो है अभी इसी बात पे है कि भाई आपकी बात सर माथे पे, लेकिन कानून रहेंगे। तो जब तक इस लाइन पे सरकार काम करेगी तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। आंदोलन में और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये आंदोलन अभी देश के मतलब तमिलनाडु में कल कितनी बड़ी रैली हुई जी, बेंगलोर में पहले रैली हो चुकी है। तो देखिए, एमएसपी का मुद्दा पूरे देश का सवाल है जी। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य, एक भी राज्य ऐसा नहीं है, हरियाणा पंजाब की भी अगर मैं बात करूं तो वहां एमएसपी केवल गेहूं और चावल पे ही मिलता है। मक्का तो उनकी 6% भी मक्का एमएसपी पे नहीं खरीदी गई। तो पूरा देश जो है एमएसपी के सवाल पे खड़ा है। और जो ये मॉडल है, जो ये अमेरिकी मॉडल है जिसको सरकार थोपना चाहती है, ये तो 6 दशक से जो अमेरिका में चल रहा था, आज उसके परिणाम सामने आ चुके हैं। अमेरिका में देखिए, पूरा आपको इसका विश्लेषण ये करना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई कॉर्पोरेट से क्या हो जाएगा जी। मैं आपको बताऊं कि 90 के दशक से अब तक जो है अमेरिका और यूरोप में जो है 93,000 डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। 93,000 डेयरी फार्म बंद होने का मतलब ये नहीं कि वहां पे दूध की प्रोडक्शन घटी है। गजब बात है कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन 93,000 छोटे किसानों के जो डेयरी फार्म थे वो बंद हुए हैं। वो बंद हो गए क्योंकि उस सेक्टर में जो है कारपोरेट घुस गया। नेस्ले और दूसरी ऐसी कंपनियां हैं जिसने पूरे देश के दूध के प्रोडक्शन को अपने कैप्चर किया हुआ है। अभी एक यूरोपियन एफटीए चला हुआ है, ईयू एफटीए जिसको बोलते हैं, उस पर सारे के सारे सवाल दूध के ही हैं। अगर वो एफटीए साइन हो जाता है, या आरसेप जिस तरह से था, अगर वो साइन हो गया होता तो यहाँ दूध का किसान भी घर से बेघर होता, सड़कों पर होता। तो जो वैश्वीकरण की नीतियां हैं, जो एक मॉडल है, अमेरिकी मॉडल है, आज अमेरिका की हालत जो है महामारी के बाद 50% लोग भूखे हैं। आज भी जो है आधी आबादी का पेट नहीं भरा है। तो जो गिद्ध दृष्टि है कंपनियों की, वो किसानों की प्रोडक्शन को कैप्चर करने पे लगी हुई है। ये एक बहुत बड़ा खेल है। और मैं आपको बताऊं कि कोई आसान बात नहीं है। अगर ये इतना बड़ा खेल ना होता तो अब तक ये बिल वापस हो गए होते। बिल्कुल वापस हो गए होते। इतने विरोध के बाद भी अगर सरकार इनको पीछे नहीं ले रही है तो यानी कि इसके पीछे कोई बड़ा ही खेल है। संदीप चौधरी सर, मैं सियासी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें पंजाब में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, वहां कांग्रेस ये कह रही है कि हम किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। वहीं आज देखें कि इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जा रहे हैं। क्या डूबते को तिनके का सहारा की तरह देखा जाए? देखिए मोहित जी, एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसान इस चीज को याद रखेंगे, किसानों के साथ उस वक्त कौन खड़ा था। जहां अभय सिंह चौटाला उनके सपोर्ट में खड़े हैं, वहां पे किसान उनका धन्यवाद करेंगे। जहां पंजाब में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, वो उनका धन्यवाद करेंगे। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, आप देखेंगे, जो अभी मेरे साथी ने बताया कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो तो चूंकि ये बिल लेके आई है, वो इसको हटाना नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष भी आज की तारीख में किसानों की समस्या को समझ चुका है। चाहे उसका राजनीतिकरण हो, चाहे वो राजनीतिक फायदे के लिए समझो, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो कम से कम किसानों के साथ खड़ा है। हनुमान बेनीवाल को आप भूल नहीं सकते, वो अपनी चीजें छोड़ करके किसानों के बीच में बैठे हैं। राजस्थान सरकार भी कहीं ना कहीं सांकेतिक चाहे प्रदर्शन हो, लेकिन वो कर रही है। तो इन चीजों को किसान याद रखेंगे, और किसान को आप राजनीति में नहीं बांट सकते, राजनीतिक पार्टी में नहीं बांट सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ में धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ जुड़े, किसान नेता। उन्होंने अपनी अपनी बात कही। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है,
कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो, बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा। हाँ शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ मर्दाना कोर्स। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल राहत पहुंचाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ठेकेदार, नगरपालिका की कार्यपालन अधिकारी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मामले में ईओ, इंजीनियर और सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि ठेकेदार फरार है। निहारिका सिंह, ईओ, मुरादनगर नगरपालिका को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रपाल, जूनियर इंजीनियर, उसको गिरफ्तार किया गया है और साथ में आशीष जो कि सुपरवाइजर है उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अजय त्यागी जो कि ठेकेदार है वो फिलहाल अभी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार गाजियाबाद के मुरादनगर में 2 दर्जन से ज्यादा जिंदगियों पर यह लापरवाही भारी पड़ी है। गाजियाबाद पुलिस ने इन चारों समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब इंतजार है एक्शन का। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद प्रशासन से इस हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है। हादसा इतना भीषण था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे विचलित हो गए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। राज्य सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता जुटी हुई है। इस दुर्घटना से जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचने और परिवार और रिश्तेदारों के सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि बारिश से बचने के लिए जिस शेड की तरफ वो जा रहे हैं वही उनकी जीती जागती कब्रगाह बन जाएगी। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि दादा का अंतिम संस्कार चल रहा था और बाकी लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। इसी दौरान जोर की आवाज आई और जब पास जाकर देखा तो पता चला कि छत नीचे गिर गई है और उसके नीचे कई लोग दबे हुए हैं। आपको बता दें कि यह छत 3 महीने पहले ही बनाई गई थी और दावा यह किया जा रहा है कि छत के निर्माण में कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया था। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर एफआईआर पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके ऊपर अब तक हमारा ध्यान उपचार और दूसरी चीजों के अंदर था। अब बैठकर पूरा प्रशासन इसको पूरे तरीके से देखेगा, इस पर जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, गहराई से जांच होगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ एक्शन। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से अभी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है? जी, आपको बता दें कि अभी इस पर जो है 3 लोगों के खिलाफ, सॉरी 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो करा है उसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
निहारिका सिंह है, जेई चंद्रपाल गिरफ्तार हो गया है, वहीं सुपरवाइजर आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसका मुख्य आरोपी जो ठेकेदार था अजय त्यागी, वो अभी भी फरार चल रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन राजकुमार साथ में जाने की कोशिश करें कि इतनी जो ये दर्दनाक हादसा था, इतनी गंभीर घटना घटी और जिस तरीके से 3 महीने पहले ही छत को बनाया गया, कितना गंभीर ये मामला हो जाता है? अगर बात की जाए, ये अक्टूबर महीने में पिलर खड़ा करके इस पर लिंटर डाला गया था। इसको हम आपको बता दें कि इस पर जो है इतना घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही थी कि इसमें इसके पूर्व जो है पालिका अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं, उन्होंने इस पर आरोप लगाया था और उन्होंने इसके निर्माण कार्य को रोकने के लिए कहा था, लेकिन निर्माण कार्य हुआ जिससे जो है उसका खामियाजा जो है आज वहां की जनता को, जो भी वहां गए थे स्मशान भूमि में, उनको भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, 2-2 लाख रुपए उनको आर्थिक उनकी सहायता करने का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ वो कहते हुए इस हादसे पर नजर आ रहे हैं? देखिए, अब उनका क्या, उनके तो जो भी परिवार के जन हैं वो तो चले गए, वो उनकी मृत्यु हो गई। वो फिलहाल बहुत बड़े सदमे में है इससे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो सरकार को आरोपित कर रहे हैं। वहाँ के जो जेई था, जिन्होंने निर्माण कार्य कराया था, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसे घटिया सामग्री का प्रयोग करके ये लोग निर्माण कार्य करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि ऐसे निर्माण कार्य, ऐसे लोगों के टेंडर को रद्द किया जाए, ऐसे लोगों के जो इनका लाइसेंस है ठेकेदार का, उसको रद्द किया जाए। तो इससे एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन साथ में राजकुमार ये भी जानने की कोशिश करें कि इतना गंभीर ये हादसा हो जाता है, एक घोटाले की तरफ भी इशारा करता है क्या? इस तरीके से देखा जाना चाहिए? योगी सरकार बड़े दावे करती है, लेकिन बावजूद इसकी इस तरह की घटना हो जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार इसके एक्शन के मूड में रहती है। वो जो है लगातार अधिकारियों पर इतना प्रेशर करती रहती है कि कहीं भी किसी प्रकार का घोटाला ना हो। वहीं बात की जाए योगी सरकार की, तो योगी सरकार इसके लिए एकदम तत्पर है कि किसी भी प्रकार की घोटालेबाजी अगर कहीं से दिखने को मिलती है तो तत्काल उससे संबंधित अधिकारियों बिल्कुल राजकुमार, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सुधांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सुधांशु जी, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और 3 महीने पहले ही ये छत बनी थी और गिर जाती है, कौन आखिरकार इसके लिए गुनहगार है? सबसे पहले तो मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जो घायल है जल्द ही से जल्द स्वस्थ हो, यह कामना के साथ सर्वप्रथम इसमें जो दोषी है वो ठेकेदार दोषी है, अजय जी दोषी हैं, जिन्होंने इस तरह का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मृतकों के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ, चाहे वो ईओ रही हो वहाँ की, चाहे वहाँ का जेई रहा हो, चाहे ठेकेदार रहा हो, सबके खिलाफ 427, 28, 409 में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, खाली अभी जो ठेकेदार है वो फरार है। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता भी देकर संवेदना भी व्यक्त की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की और सरकार पूरी तरीके से दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी निश्चित रूप से। जी, हादसा हो जाता है और हादसे के बाद आर्थिक मदद देने के ऐलान किए जाते हैं या बाद में जांच की बात कही जाती है, उसका फिर क्या नतीजा निकलता है? फिर एक हादसा हो जाता है। हमने वाराणसी में हादसे देखे, हमने गाजियाबाद में देखा, हमने बुलंदशहर में देखा। निश्चित रूप से ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रथम दृष्टया इसमें जो ठेकेदार है, घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट को बनाने के लिए जो 55 लाख रुपया सरकार ने वहां के नगर पालिका के, नगर पंचायत के जो भी हमारे प्रतिनिधि है उन्होंने दिया, लेकिन एक घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया और निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसके तह तक जाएगी, सरकार तह तक जाएगी, छानबीन करेगी और दोषी जो प्रथम दृष्टया है वो तो अभी तो बना दिए गए हैं और नीचे तक जाने के बाद ठेकेदार के साथ और जो लोग लिप्त हैं, अगर इसमें कहीं कमीशनबाजी, घूसखोरी का कोई मामला आता है तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी और जेल भेजेगी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट चुकी है तो निश्चित रूप से पूरी संवेदना, पूरी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम समझने की कोशिश करें, इसमें अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा रही है, चाहे ईओ की हम बात करें या फिर जो सुपरवाइजर हैं उनकी हम बात करें, जूनियर इंजीनियर की हम बात करें, उनको गिरफ्तार तक कर लिया गया है। क्या इशारा करने की ये कोशिश है, संदेश है भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार इस प्रकार में भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होगा। जैसे ये प्रथम दृष्टया ईओ चंद्रपाल जी, वहाँ के जो जेई हैं वो
सारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत किया रहा है। तो सरकार पूरे एक्शन के मूड में है कि कोई भी भ्रष्टाचारी हमारी सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में बच नहीं पाएगा और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से जेल के अंदर होंगे। तो एक संदेश देने का प्रयास है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना घटें। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी ऐसी घटनाओं में लिप्त हो रहा है, कमीशन लेने के चक्कर में विभिन्न प्रकार, किसी भी प्रकार से लिप्त हो रहा है और जघन्य और दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम देने का प्रयास करा रहा है, तो उसके खिलाफ सरकार पूरे एक्शन के मोड में है। दोषी अधिकारी कहीं भी होंगे, सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है कि ये घटना दोबारा ना घटे। इस्तेमाल का इसमें दावा किया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल में जो निर्माण कार्य चल रहा था इसमें कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया, ये तो वैसे भी अवैध है और ऐसे में आगे इस तरह की स्थिति ना हो, सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाएगी? अब सरकार, ये जो अभी तक ये जानकारियां आ रही कि कच्ची रेत का इस्तेमाल किया गया, निश्चित रूप से वहां का जो स्थानीय अधिकारी होगा, सरकार इस घटना के बाद इस तरह की नकेल कसेगी, भ्रष्टाचार पे इस तरीके का लगाम लगाने का प्रयास करेगी कि दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं भविष्य में ना घटे। कोई भी अधिकारी अगर कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से योगी जी की सरकार में 100 बार पहुंचेगा इस घटना के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये इशारा है बाकी भ्रष्टाचारियों के लिए भी, बाकी अधिकारियों के लिए भी किस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।